गुड इवनिंग। Okay. तो लोगों ने बेटा क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास का। आज देखो रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है ना। कल रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था। ओके। तो लास्ट क्लास का जो क्वेश्चन था बेटा, तुम लोगों ने ट्राई किया है कि उसको या नहीं किया? कैसे ट्राई किया था सर? ट्रिक समझ में नहीं आई। अच्छा ठीक है, ट्राई किया था ना खुद से। चलो करते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था जो होमवर्क में मैंने दिया था। ये सोल्यूशन भी था, अगर किसी ने हेल्प लिया हो सोल्यूशन का तो हो गया होगा। ठीक है, तो समझना जरूरी बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है। देखोगे यहाँ पर एक इलस्ट्रेशन नंबर 10 में सॉलिड अमोनियम आयोडाइड डिसोसिएट्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन एट 400 केल्विन। तो जो इक्वेशन दिया गया है मैं इस इक्वेशन को नीचे कॉपी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं सर हाँ बेटा बोलो। स्क्रीन नहीं प्रेजेंट हो रही। अच्छा एक मिनट, ये मैंने गलती कर दिया, फिर मैंने प्रेजेंट ही नहीं किया। ठीक बेटा, ओके। तो सबको स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? बस स्क्रीन सर। सबको दिखाई दे रहा है? ओके। तो ये रहा बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और इस इक्वेशन का केपी भी साइड में दिया हुआ है। इस केपी को भी हम लोग यहाँ पे बगल में साइड में लिख लेते हैं। तो केपी जो है ये दिया गया केपी, और सेकंड जो इक्विलिब्रिया है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो सेकंड इक्विलिब्रियम है ये वाला। और इस इक्विलिब्रियम का भी केपी दिया गया होगा। कुछ ज्यादा यहाँ पर लाइन रहा होगा। जो सेकंड इक्विलिब्रिया है उसका केपी नहीं दिया है ना। फाइंड कर ले सर। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर दूं, ये जो ढेर सारे लाइन ड्रा हो गए। तो ये मैं दोबारा यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन अप टू हियर। सेकंड इक्वेशन इस सेकंड इक्वेशन में लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट दिस टेम्परेचर इज 1 atm। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया गया है। ठीक है, और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका केपी वैल्यू दिया गया है 16 atm। और ये बोला गया है यहाँ पर नीचे नीचे देखोगे है ना। तो मैं पूरा दोबारा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो अमोनियम आयोडाइड डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन एट 400 केल्विन। अमोनियम आयोडाइड ammonia plus HI, Kp is equal to 16 atm in presence of catalyst HI dissociates H2 and I2 as twice HI is in equilibrium with H2 plus I2 if partial pressure of H2 at this temperature is 1 atm in the container when both the equilibrium in a container when both the equilibrium exist simultaneously. Calculate Kp value ऑफ सेकंड इक्विलिब्रियम। तो जो सेकंड इक्विलिब्रियम है इसका केपी निकालना है। ठीक है, फिर से मैंने वही गलती कर दिया। एक मिनट, सेकंड इक्विलिब्रियम है इसका जो केपी है ये तुम्हें नहीं मालूम। ठीक है, ये केपी क्या होगा ये तुम्हें निकालना होगा। ठीक बेटा, तो अब जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट यूज किया था लास्ट क्लास में केमिकल इक्विलिब्रिया का उसको यूज करोगे है ना। तो पहले तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा कि ये केमिकल साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया साइमल्टेनियसली मतलब एक ही कंटेनर चाहिए। दो कंडीशन मैंने बताया था। ठीक है, पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन कि जो रिएक्शन है वो सेम कंटेनर में होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन द कंटेनर, एक ही कंटेनर है और साइमल्टेनियसली दोनों इक्विलिब्रियम चल रहा है वहां पर। ठीक है, दूसरा क्या मैंने बताया था बेटा, सेकंड पॉइंट में बताया था कि कोई ना कोई एक कॉमन रीजेंट होना चाहिए। यहाँ पर कॉमन रीजेंट क्या है? HI है। ठीक है, वो जो फर्स्ट इक्विलिब्रियम उसमें भी HI है, सेकंड इक्विलिब्रियम में भी HI है। ओके, तो अब यहाँ क्या करोगे, टाइम t इक्वल टू 0 लिख दोगे, टाइम t इक्वल टू 0 है ना।
और फिर टाइम टी इक्वल टू इक्विलिब्रियम लिख दोगे। तो टाइम टी इक्वल टू 0 पर अमोनियम आयोडाइड कुछ रहा होगा, क्योंकि सॉलिड है तो इसको इग्नोर करना है, तो मैं ए मान लेता हूँ। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए बी सी डी कुछ भी रख लो। ठीक है, तो ये दोनों 0 0 रहा होगा, 0 0। ठीक है, फिर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ए में से कुछ पार्ट रिएक्ट कर जाएगा एक्स, तो इन दोनों का इक्वल अमाउंट बनेगा, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी इक्वल होगा, पी पी। यहाँ तो क्लियर बेटा? यस सर। मैं इसको भी पी लिख दे रहा हूँ, कंफ्यूजन से बचने के लिए इसको भी पी लिख दो। ठीक है, तो ए में से पी पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, तुम्हें मालूम होना चाहिए बेटा, यहाँ पे जो पी है, पी पार्शियल प्रेशर लिख रहे हो, लेकिन हम लोग अपने है ना समझने के लिए यहाँ पर मैंने माइनस पी किया, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का कोई पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो यहाँ पर इसको इग्नोर करना है। ठीक है, तो अमोनिया कितना बना, पी बना, HI भी कितना बनेगा, पी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर क्या हो रहा है कि जो सेकंड इक्विलिब्रियम है ट्वाइस HI, जो HI भी यहाँ बना हुआ है फिर से डिसोसिएट होगा। तो अब ये जो इक्विलिब्रियम वाला प्रेशर है, ये सेकंड इक्वेशन के लिए टाइम t इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो एट टाइम t इक्वल टू 0 HI कितना है बेटा, बताओ यहाँ पर। अब यहाँ क्या लिखूं, HI टाइम t इक्वल टू 0 पर, तो p लिख दूं यहाँ पर, और H2I2 ये दोनों क्या होगा, 0 0 होगा, है ना, H2I2 0 0 होगा। तो एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम, P में से इसका कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, मानते हैं X। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, X और X बन जाएगा, H2 भी X बनेगा, I2 भी X बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो जो HI है, HI का पार्शियल प्रेशर कितना बचा अब यहाँ पर, P माइनस X। तो लास्ट में क्या करते हो, पूरा बनाने के बाद जो कॉमन रिएजेंट है, कॉमन रिएजेंट का एक्टिव मास पार्शियल प्रेशर जो भी है वो सेम कर दोगे। तो अगर यहाँ पर HI P माइनस X है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, P माइनस X से मैंने कुछ गड़बड़ किया नीचे, ये X/2 होगा, X/2 है ना, क्योंकि 2 आई। तो अगर देखो यहाँ पर रिएक्शन को देखो, P माइनस X, तो P में से X डिसोसिएट हो, जितना डिसोसिएट होगा उसका आधा H2 बनेगा, और जितना डिसोसिएट होगा उसका आधा I2 बनेगा। तो X डिसोसिएट हो रहा है, X का आधा। ठीक है, X/2। ठीक है, इसलिए X/2 होगा। सर हमने 2HI को P क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 था, है ना, फिर डिसोसिएट होगा, फर्स्ट इक्विलिब्रियम चलेगा तुम्हारा। जब फर्स्ट इक्विलिब्रियम चलना स्टार्ट हुआ तो क्या बन गया, जो P है ना, P बना कि नहीं, यहाँ पर HI कितना हुआ, P। अब सेकंड इक्विलिब्रियम में जो HI बन गया है वही HI रिएक्ट करेगा। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो HI बना हुआ है वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू 0 पर इनिशियल प्रेशर हो जाएगा HI का। ठीक है, क्योंकि HI का प्रेशर कितना है, यहाँ पर P है, तो P लिख दिया तुमने। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, डाउट क्या था, समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बता दो। नो सर। ओके, तो तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर HIP है तो 2HI 2P हो जाना चाहिए। यस सर। ओके, तो देखो बेटा ये इक्विलिब्रियम है। ठीक है, जो ऊपर दिया गया है ये बता रहा है कि किस रेशियो में रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे। तो HI जो है, HI कंटेनर में जो HI है वो X ग्राम दिया गया है। ठीक है, जो कंटेनर है, कंटेनर में जो HI है वो X ग्राम, और X ग्राम का प्रेशर P है। तो HI जो कंटेनर बेटा HI है ना, इस कंटेनर में HI का प्रेशर कितना है, P। क्लियर बेटा, P है। अब HI बेटा दो, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे हो, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में हो, तो HI का पार्शियल जो सेम HI है, इसी में यहाँ पर भी HI है, सेकंड में भी, सेकंड इक्विलिब्रियम में भी HI है ना। तो HI का जो प्रेशर कितना होगा, चाहे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कितना भी क्वेश्चन ले लो, वहां पर HI का पार्शियल प्रेशर P होगा। भले यहाँ पर रेशियो, किस रेशियो में HI रिएक्ट कर रहा है वो अलग अलग रेशियो है। ठीक है, ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि इक्वेशन बता रहा है कि किस रेशियो में HI डिसोसिएट होगा। ये नहीं बता रहा है कि जो तुम्हारा प्रेशर वो चेंज हो जाएगा, है ना। प्रेशर या फिर जो पार्शियल प्रेशर HI का तो फिक्स है, P है। यहाँ पर जो इक्वेशन क्या बताएगा, किस रेशियो में, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बताएगा बेटा, कि किस रेशियो में HI डिसोसिएट या रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, यस सर। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ओके, तो A माइनस P। अब यहाँ पर जो कॉमन रिएजेंट है उसको सेम कर देते हैं। कॉमन रिएजेंट क्या HI है, तो HI का पार्शियल प्रेशर P माइनस X दोनों हो जाता है। ठीक है, P माइनस X कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और चीज दिया गया है, तुम ध्यान से देखोगे। इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 एट दिस टेम्परेचर इज 1 atm, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 ये कितना बेटा, X/2 है।
दैट इज 1 atm। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, x इक्वल 2 हो जाएगा, है ना, तो x मिल गया। ठीक है, तो अब जो फर्स्ट इक्विलिब्रिया है, फर्स्ट इक्विलिब्रिया में हम लोग x का वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि x का वैल्यू तुमने 2 रख दिया, तो p माइनस 2 हो जाएगा। तो अब देखो kp फॉर फर्स्ट रिएक्शन, जो फर्स्ट रिएक्शन है उसके लिए तुम kp लिखोगे। kp फॉर फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा बेटा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, है ना। Yes. तो kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना है बेटा, p है ना, तो p मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ HI कितना हो जाएगा बेटा, x का वैल्यू तुमने 2 रख दिया, P minus 2. p minus 2 and it is equal to kp is equal to 16, है ना। Yes. तो इसको सॉल्व करके p का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, p का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 से p मिल जाएगा। अब तुम्हें निकालना क्या है kp, तो kp क्या होगा बेटा, kp2 में लिख दे रहा हूँ, सो kp2 is equal to partial pressure of H2 multiplied by partial pressure of I2 divided by partial pressure of HI square। ठीक है, HI स्क्वायर, तो पार्शियल प्रेशर पर हाइड्रोजन दिया गया 1, एक x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे रखोगे, है ना, तो x का वैल्यू यहाँ रखो 2 रखा है, यहाँ पर 2/2 1 हो जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई p माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ये तो होगा, इसका मतलब तुम्हें p निकालना होगा। p जैसे तुम फर्स्ट को सॉल्व करोगे, है ना, तो यहाँ पर p मिलेगा, p को तुम सेकंड में सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं p का वैल्यू कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं साइड में यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया 16 इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ p मल्टीप्लाइड बाई p माइनस 2, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है आंसर। सॉल्व करने पर सॉल्व फॉर p, तो यहाँ पर p का 2 वैल्यू मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा p स्क्वायर माइनस 2p, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, तो p का 2 वैल्यू मिल रहा है बेटा, तो एक जो है p है, p इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 5.1 एंड p इज इक्वल टू माइनस 3.1। ठीक है, तो कौन सा एक्सेप्टेबल वैल्यू है बेटा p का, बता दो। 5.1. जो नेगेटिव तो पार्शियल प्रेशर तो नेगेटिव होगा नहीं, तो इसका मतलब हाँ, तो प्रेशर इज इक्वल टू 5.1 होगा। तो kp2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 5.2 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3.2 हो जाएगा, 3.2 स्क्वायर। तो इसका वैल्यू निकाल लेते हैं कितना होगा ये। ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं साइड में, इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 डिवाइड बाई 3.2 मल्टीप्लाइड बाई 3.2, ओके, तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 3, ये 5.1 है बेटा ना, तो ये 0.1, ये मैंने कुछ गड़बड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, 0.1 है यहाँ पे बेटा, 5.1 आया है। ठीक है, 5.1 जैसा तुम बोल भी नहीं रहे, 5.1 तो 3.1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको 3.1 कर लो यहाँ पर इसको 3.1 कर लो। ठीक है, तो 3.1, इसको भी 3.1 कर देते हैं, 3.1। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। तो यह आ रहा है आंसर यहाँ पर 1 पॉइंट, इसको काट दो। ठीक है, ये ओल्ड आंसर है। तो यहाँ पर आ रहा है बेटा kp2 इज इक्वल टू 0.1041। ठीक है, तो ये तुम्हारा kp2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुमने कॉन्सेप्ट ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का यूज किया था। आंसर यहाँ पर मैच करा लेते हैं, देखते हैं आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर। जो आंसर जो है, आंसर यहाँ देखोगे कितना दिया है बेटा, आंसर दिया ही नहीं है यहाँ पर। चलो p का वैल्यू यहाँ पर 5.1 है, तो 5.1 रखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो छोड़ देते हैं, आंसर नहीं दिया यहाँ पर। तो p का वैल्यू सही निकाला हम लोगों ने, 5.1 है, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.1041। ठीक है, तो इसको तुम नोट कर सकते हो, मैं इस सोल्यूशन को क्लोज कर देता हूँ। नोट कर लो बेटा, फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं।
हो गया सर। हो गया? Yes. किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। अब बेटा ये Sir? चैप्टर है कंप्लीट। हाँ बेटा बोलो। So partial pressure of I21 given. हाँ दिया गया I2 नहीं H2 का दिया गया है। H2 तुमने निकाल लिया यहाँ पर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू, है ना, 1। तो यहाँ से x मिल गया, तो x को तुम यहाँ पर रखोगे तो I2 का पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा बेटा? 1. Okay. 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है बेटा। अब इसमें कहीं पर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी ने लास्ट क्लास पूछा था डेल्टा जी, ठीक है, और वो बताने से पहले एग्जिट हो गया था। किसी ने पूछा बेटा डेल्टा जी नॉट, पूछ सकते हो अब यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो जहां पर जिसको भी कोई डाउट है इस चैप्टर में पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो न्यू चैप्टर स्टार्ट होने से पहले जितना भी डाउट है वो क्लियर कर लो। सर हाँ बेटा, सर मुझे लास्ट वाले डीपीपी में डाउट है। लास्ट वाले जो थर्मोडायनेमिक्स का था ना सर नहीं, उसमें नहीं, जो हमें वो मिलती लेच एटलर्स प्रिंसिपल। नॉमेनक्लेचर, सर लेच एटलर्स प्रिंसिपल। लीच एटलिस्ट। हाँ पूछो क्या डाउट है इसमें। सर 3 क्वेश्चन थे। एक मिनट, सर मेरे मुझे पास भी है। डीपीपी में डाउट है। यस सर। यस सर मुझे भी। मुझे डीपीपी ओपन करने दो। ओके बेटा, कुछ लोगों को बेटा मैं बता दूं, इस चैप्टर के 2 डीपीपी हैं। ठीक है, दोनों डीपीपी इसमें सॉल्व करना होगा तुम लोगों को। ठीक है, 2 डीपीपी दिया गया है, दोनों डीपीपी को सॉल्व करोगे। मैं एक और डीपीपी इस वीक अपलोड करूंगा केमिकल इक्विलिब्रिया का। ठीक है, तो एक डीपीपी केमिकल इक्विलिब्रिया होगा और एक डीपीपी आयनिक इक्विलिब्रिया का। तो टोटल हो जाएगा 3 डीपीपी। तो तीनों डीपीपी तुम लोगों को सॉल्व करना। मैं यहाँ पर ओपन कर दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। देखोगे यहाँ पर, तो 6A और 6B केमिकल इक्विलिब्रियम, 6A केमिकल इक्विलिब्रियम 6B, तो दोनों डीपीपी सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत कम है बेटा, 15 और 15 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन है, तो आराम से एक दिन में हो जाएगा। ठीक है, जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ काउंट यहाँ पर बहुत कम है, 10 है और 4 है। ठीक है, तो बहुत कम स्टूडेंट ने किया है, बाकी लोग करोगे। जो नहीं करेंगे मैं यहाँ पर जो नाम दिया गया बेटा उसको मैं बोलूंगा। ठीक है, तो अबानी पानी दोस्त तुम लोग जानो बेटा क्या करना है। ठीक है, तो सबको सॉल्व करना है डीपीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो डीपीपी नहीं करके आएगा मैं पूछूंगा क्यों नहीं करके आए हो। तो डीपीपी सबको सॉल्व करना है, कम से कम अटेम्प्ट तो जरूर करना है। 1-2 क्वेश्चन करोगे तो भी तुम्हारा नाम आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कितने क्वेश्चन तुमने किया है, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा आएगा तुमने अटेम्प्ट किया है या नहीं, सबमिट किया या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो कौन सा बेटा डीपीपी ए में, सौमिन, ए या बी? सर लास्ट वाले बी, 6B। क्वेश्चन बता सकते बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या प्रॉब्लम है 1 में। तो 1 में दिया गया है द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स इन ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू, ये कुछ दूसरा नहीं आ गया क्वेश्चन, और एंड मेटलर्जी का। अच्छा ठीक है, लीच एटलिस्ट लिखा है यहाँ पर। द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन ब्लास्ट फर्नेस वेयर आयरन ओर इज रिड्यूस्ड टू आयरन मेटल। तो आयरन ओर है यहाँ पर, आयरन लिक्विड स्टेट में यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। यूजिंग द लीच एटलिस्ट प्रिंसिपल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। तो एडिशन ऑफ Fe2O3 तो सॉलिड है, डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, सर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है। तो इसमें देख लेते हैं, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम 500 ml व्हेन रिएक्शन ट्वाइस Ag++ Cu is in equilibrium with Cu reached at equilibrium concentration of Cu2+ is x molar. When 500 ml of water is further added, the equilibrium of Cu2+ will be। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ यहाँ पर निकालना है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर।
मिनट, ब्लैंक पेज ओपन कर लूँ। ठीक है, ये ब्लैंक पेज है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एन एक्वस सोल्यूशन आप वॉल्यूम, यहाँ पर वॉल्यूम दिया गया, वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 ml। ठीक है, रिएक्शन दिया गया है ट्वाइस Ag प्लस Cu। Cu तो यहाँ पर सॉलिड होगा तो S ले देते हैं। ठीक है, गिव्स Cu2 प्लस ट्वाइस Ag, तो सिल्वर यहाँ पर सॉलिड होगा क्योंकि मेटल है सिल्वर, तो Cu2 प्लस Ag प्लस। ठीक है, तो कुछ बैलेंस है ना, सब कुछ ठीक है, बैलेंस है। When reached equilibrium, the Cu2 plus was x मोलर। जो Cu2 प्लस है इक्विलिब्रियम पर टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया गया x मोलर। ठीक है, x मोलर दिया गया है और कुछ दिया गया है यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया गया है। द वाटर इज फर्दर 500 ml वाटर इज फर्दर एडेड, तो नहीं दिया गया यहाँ पर, और कुछ नहीं दिया गया है ना। इनिशियल वॉल्यूम दिया गया है 500 ml दिया गया है ये, और दिया गया यहाँ पर x मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है, चलो कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिख सकते हैं Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस स्क्वायर। ठीक है, तो Kc इज इक्वल टू x मोलर यहाँ दिया गया है। ठीक है, x मोलर, तो x मोलर से यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूला रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको निकाल लेते हैं। मान लेते हैं जो Ag है, Ag का नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोलरिटी दिया गया है। सो मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम चलता है बेटा फॉर्मूला ये वाला। तो मोलरिटी दिया गया है x मोलर, तो जहाँ पर मोलरिटी वहाँ पे x लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है डिवाइड बाय वॉल्यूम 500 ml दिया गया, मतलब 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर 0.5x। ठीक है, तो ये साइड में जो मैंने लिखा है समझ में आ रहा है बेटा? थोड़ा सा मैं, सबको समझ में आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, साइड में मैंने जो लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है 0.5x। ये काफी आसान फार्मूला था मोल कॉन्सेप्ट का, इसलिए मैंने साइड बोल दिया। ठीक है, तो मोलरिटी ऑफ Cu2 प्लस लिखोगे यहाँ पर, सो मोलरिटी ऑफ Cu2 प्लस 0.5x डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है यहाँ पर 500 ml, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag यहाँ पर मान लेते हैं N1 दिया गया था, N1 डिवाइड बाय 500, तो ये नंबर ऑफ मोल्स में चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, इस तरह से स्क्वायर कर दोगे। अब फिर क्या हो रहा है बेटा यहाँ पर, तुमने क्या किया, व्हेन 500 ml ऑफ वाटर इज फर्दर एडेड, जब और वाटर यहाँ पर डालोगे तो कंसंट्रेशन तो चेंज हो जाएगा, है ना। तो जब तुम और फर्दर वाटर डालते हो यहाँ पर, देन फाइनल वॉल्यूम, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ ना, यहाँ पर बड़ा सा डाल देता हूँ। ठीक है, अगेन 500 ml वाटर इज एडेड। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा, टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये 0.5 है बेटा, ये ध्यान देना 0.5। ठीक है, ये 0.5 है यहाँ पर, 0.5 500 ml है ना, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन इन मोलरिटी लिखना है, तो 0.5 लिखना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर जाएगा 1 लीटर, 1.000 लीटर। ठीक है, तो फिर से जो Kc वाला चेंज नहीं होगा, क्योंकि Kc तो कांस्टेंट होता है, तुमने वॉल्यूम वाटर ऐड किया है तो Kc चेंज नहीं होगा। ठीक है, Kc वही रहेगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, जो तुमने वॉल्यूम लिया है बस उस वॉल्यूम को रख दोगे। नंबर ऑफ मोल्स बेटा, पानी डालने पर क्या Cu2 प्लस का नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाएगा? नहीं ना, उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.5x डिवाइड बाई 1 लीटर, 1 हो जाएगा वॉल्यूम, डिवाइड बाई N1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है, जब इक्वेट करोगे तो यहाँ देखो x तक तुम्हें निकालना है। x अगर मालूम चल गया तुम्हें, ठीक है, अगर x मालूम चल गया
तो सब कुछ कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या मिले, यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जा रहा है, 0.5x 0.5 x तो कैंसिल हो गया, n1 कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, ये कैंसिल हो जा रहा है ना, यस सर। x तो कैंसिल हो गया, कुछ और देना चाहिए यहाँ पर। चलो देखते हैं यहाँ पर कुछ, यहाँ पर अपना कॉन्सेप्ट लगा लेते हैं, क्योंकि इस तरह से एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, है ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप सोच रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए। तो अब यहाँ पर हम लोग एनालिटिकल मेथड लगाते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एनालिसिस कर लेते हैं बेटा। तो अब जो Kc है, Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+, ठीक है, Cu2+, यहाँ पर क्या होगा बेटा, मोलरिटी दिया गया है, मोलरिटी इज इक्वल टू, तो ये x मोलर दिया गया, x मोलर डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम स्क्वायर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर यहाँ पर n1 है, n1 डिवाइड बाई वॉल्यूम स्क्वायर होगा। तो अब तुम क्या करो, यहाँ पर इसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिखो, वॉल्यूम को साइड में करोगे यहाँ पर, तो जो वॉल्यूम है यहाँ पर वॉल्यूम को देखोगे तो Kc इज इक्वल टू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cu2+ डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ag+, तो यहाँ पर एक टर्म आएगा V, वॉल्यूम का एक टर्म आएगा ना, इस तरह से आएगा ना, ठीक है। तो अगर यहाँ पर तुम वॉल्यूम को बढ़ाते हो, वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हो बेसिकली यहाँ पर, है ना, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो जो पूरा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो पूरा रेशियो इंक्रीज होगा, जबकि ये रेशियो बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि कांस्टेंट है, तो इस रेशियो को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो रेशियो डिक्रीज कैसे होगा, जब इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर डिक्रीज होगा, है ना, तो इसका मतलब जो कॉपर है, कॉपर का मोलरिटी तो कम होना चाहिए, जो कॉपर का मोलरिटी है वो कम होगा। तो यहाँ पर लेस देन x डिवाइड बाई 2m, तो x यहाँ पर x डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर लेस देन में तो यही है, लेकिन आधे से ज्यादा कम हो जाएगा, तो ये कैसे मालूम चलेगा, यहाँ पर बिटवीन xm एंड x डिवाइड बाई 2m। सर इसे सीधा ही तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम को तुमने डबल किया है ना, वॉल्यूम को तुमने डबल किया है, तो कंसंट्रेशन भी तो हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम को तुमने डबल किया तो कंसंट्रेशन तो हाफ हो जाएगा। तो तुम देखोगे यहाँ पर वॉल्यूम को तुमने डबल किया, ठीक है, तो वॉल्यूम अगर डबल करोगे तो जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, x डिवाइड बाई 2 मोलर हो जाएगा, है ना, और जो x का वैल्यू है, जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका मतलब जो x है, x का वैल्यू भी कम होगा, इसका मतलब जो मोलरिटी है वो x/2 से भी कम होगा, ठीक है। वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम चल जाएगा जिसका जो वैल्यू है x/2 मोलर से कम होगा, है ना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आंसर आया है इसीलिए आया। और कोई डाउट है, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? हाँ, ये सबको समझ में आ रहा है बेटा ये क्वेश्चन, या दोबारा बताऊं, इसको एक्सप्लेन करो। सर इसको बिना केसी के भी तो कर सकते थे। ये समझ में आ रहा है बेटा, बहुत सारे मेथड्स होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बेटा ये समझ में आ रहा है कि नहीं जो मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो तुम मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, विदाउट केसी से भी कर। यहाँ पर मैंने केसी लगा दिया अभी, क्योंकि तुमने जो पढ़ा बेटा उसको अप्लाई करने आना चाहिए, ठीक है। तो काफी सीधा सा मेथड कैसे निकालोगे, फिर अप्लाई करोगे, आ जाएगा। तो बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था ये वाला, है ना, किस तरह से करोगे। और बेटा देखते हैं और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 2a, एक मिनट इसको मैं रिलोड कर दूं। is begun with concentration A, B both at initial value of 1 molar. Then equilibrium is reached. The concentration of C is measured and found to be 0.25 molar. The value of equilibrium constant for this reaction is given by.
तो ए और बी का इनिशियल कंसंट्रेशन पहले स्टार्टिंग में दिया गया था, देख लेते हैं यहाँ पर इसको, इस क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। तो 2a प्लस बी गिव्स, सब गैसियस स्टेट में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पर सबस्क्रिप्ट हटा देता हूँ, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर a एंड b बोथ एट इनिशियल वैल्यू 1 मोलर, ये भी 1 मोलर था, ये भी 1 मोलर था, ये दोनों 0 होगा, ठीक है। When equilibrium is reached, the concentration as D is measured to count 0.25 molar. Time t equal to equilibrium, concentration of D is found 0.25 मोलर, इसको बाद में लेंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि A में से 2x मोल रिएक्ट किया, ठीक है, A माइनस 2x, तो यहाँ क्या लिखोगे बेटा, 1 माइनस x, ये कितना बनेगा 3, हाँ, अगर 2 रिएक्ट करेगा तो 3 मोल्स बनेगा, तो 3x जितना रिएक्ट करेगा उसका आधा D बनेगा, ठीक है, तो ये x हो जाएगा। सो एट इक्विलिब्रियम concentration of D is found to be 0.25 molar. Concentration of D is equal to 0.25 molar, ठीक है। तो x is equal to 0.25 हो गया, तो इसको 0.25 लिख दोगे, ये कितना जाएगा बेटा 0.75, 1 माइनस 0.25 करोगे तो 0.75 आएगा, 1 माइनस 0, ये 0.5 बचेगा यहाँ पर, है ना, 0.5, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम Kc लिखोगे, तो Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर मल्टीप्लाइड कंसंट्रेशन ऑफ D। इसमें रखने का आंसर नहीं आ रहा बेटा, C यहाँ पे है 0.75 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 0.25 होल डिवाइड बाई 0.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.75। तो आंसर मैच कर रहा है कोई बेटा, कोई ऑप्शन मैच कर रहा है इसका, देखो नो सर, नो सर, 0.75 होल क्यूब मल्टीप्लाइड 0.25 डिवाइड 0.5 स्क्वायर, कंसंट्रेशन ऑफ B यहाँ पर 0.25 है ना, B है 0.75, ये आंसर सर गड़बड़ दिया है, यहाँ पर आंसर तो गड़बड़ दिया है बेटा, है ना। बी पार्ट को मैच कर रहा है, बी पार्ट सेकंड पार्ट, 1.5 होगा, ये 1.5 दे दिया यहाँ पर, है ना, 1.5, तो ये गड़बड़ दिया है यहाँ पर, ठीक है, करेक्ट कर लेना आंसर तो इसमें तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर, है ना, आंसर गलत दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर करेक्ट कर लो, इसमें जो आंसर है आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पर, बी पार्ट होना चाहिए, बस यहाँ पर 1.5 को 1 हटा देना है, यहाँ से 1 को हटा दोगे तो बी पार्ट तुम्हारा हो जाएगा आंसर, है ना। हाँ ठीक है, सी पार्ट तो नहीं होगा, सी पार्ट तो नहीं करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, और दूसरे किसी को डाउट है बेटा पूछ सकते हो, बाकी लोग सेवंथ। तो सेवंथ दिया गया है, फॉर एक्सोथर्मिक फॉर्मेशन ऑफ ClF3 इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन Cl2 प्लस थ्राइस H2 डेल्टा H दिया गया, दिस है ना, which of the following will increase the quantity of ClF3। तो ClF3 को बढ़ाना है, मतलब रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना बेटा, देखो माइनस दिया है, डेल्टा H माइनस है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर डाउन होना चाहिए। यहाँ आप देखोगे जो डेल्टा N है, देखोगे अगर तुम प्रेशर को अप्लाई करोगे तो रिएक्शन फट जाएगा, जो प्रेशर है प्रेशर शुड बी लो, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, प्रेशर भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो
इंक्रीजिंग टेम्परेचर इनकरेक्ट हो गया। रिमूविंग Cl2, Cl2 को रिमूव करोगे जब Cl2 को बढ़ाना पड़ेगा तभी तो फॉरवर्ड जाएगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो वॉल्यूम का कंटेनर बढ़ा दोगे तो प्रेशर डिक्रीज जाएगा ना, जबकि इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो ये भी तो होना चाहिए बेटा, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। लेकिन यहाँ पे जो वो है मोल्स का डिफरेंस वो 0 है। अच्छा जीरो है क्या यहाँ पर? 3 जीरो नहीं है बेटा, यहाँ पर 1 + 3 4 है और 2 है, 4 और 3 2 है। डेल्टा एन जीरो नहीं है बेटा यहाँ पर ना, -2 है। -2 आ रहा है। तो इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो अगर वॉल्यूम का कंटेनर का वॉल्यूम जो है तुम बढ़ा दोगे तो भी तो फेवर करेगा, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर डिक्रीज होने पर हाँ तो गलत है ना ये, ठीक है। प्रेशर को बढ़ाना, जो मैंने गड़बड़ किया यहाँ पे, देखो प्रेशर को बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम फट जाएगा, प्रेशर को बढ़ाना है यहाँ पर, ठीक है। प्रेशर को मैंने गड़बड़ बोला था यहाँ पर, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स देखा, डेल्टा एन क्या है मैंने -2 है, नेगेटिव है। तो अगर डेल्टा एन नेगेटिव है तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा तभी तो फॉरवर्ड जाएगा। तो अगर तुम वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम को बढ़ाओगे, है ना, तो प्रेशर डिक्रीज जाएगा। तो ये इनकरेक्ट हो गया सी पार्ट। डी पार्ट क्या है? एडिंग ऑफ फ्लोरीन, तो तुम फ्लोरीन को ऐड करो तो रिएक्शन फॉरवर्ड समझाएगा, क्योंकि तुम रिएक्टेंट को बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। और किसी कोई डाउट है? ये बता दो एक बार कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? रिएक्शन कोसेंट याद रखो बेटा, जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन है वही होता है रिएक्शन कोसेंट का एक्सप्रेशन। बस रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो चाहे ना हो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर तुम उस रेशियो को लिख दो। जैसे यहाँ पर दिया गया रिएक्टेंट गिव्स प्रोडक्ट P, अगर तुम Kc लिखोगे, Kc = कंसंट्रेशन ऑफ P डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ R, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये इक्विलिब्रियम पर होगा, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम तुम इसको लिखोगे। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पर नहीं है तो यहाँ पर तुम Q डिफाइन करोगे। Q होगा रिएक्शन कोसेंट दैट इज कंसंट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ P स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ R, है ना, एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पर तुम इसको डिफाइन कर सकते हो। इसी को बोलते हैं रिएक्शन कोसेंट। और इसका यूज क्या करते हैं बेटा? इसका यूज क्या है? इसका यूज है रिएक्शन का डायरेक्शन फाइंड करने में। रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। सेम रेशियो को, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेशियो है, सेम रेशियो यहाँ पर भी है। बस डिफरेंस क्या है, ये इक्विलिब्रियम पर है, ये इक्विलिब्रियम हो भी सकता है और नहीं भी। अगर Q इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम है तो देन Q = Kc या फिर Kp हो जाएगा। और कोई डाउट है किसी को? लक्ष्य समझ में आया तुम्हें? आ गया ना? और किसी कोई डाउट है? सर हाँ बेटा बोलो। सर वेपर डेंसिटी का एक वो था, लास्ट क्लास में वो फॉर्मूला लिखा था आपने, हाँ VD इनिशियल अपॉन VD एट इक्विलिब्रियम। हाँ। सर वो कैसे आया था? अच्छा, जो वेपर डेंसिटी का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उससे पहले मैंने एक डेरिवेशन कराया था, ठीक है। तो डेरिवेशन क्या था बेटा? वेपर डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। इसमें कोई डाउट था बेटा तुम्हें? नो सर। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर क्या है, तुमने एक इक्वेशन ले दिया, A गिव्स द P प्रोडक्ट, तो टाइम t = 0 पर इसका नंबर ऑफ मोल्स n था, ठीक है। इसको 0 हो गया। टाइम t = फाइनल टाइम, फाइनल या तुम यहाँ लिख सकते हो इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम टाइम। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? इक्विलिब्रियम टाइम पर जो नंबर ऑफ मोल्स है वो NF है, नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर फाइनल हो गया। तो जो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है क्या होगा बेटा? n, यहाँ पर जो A है रेट करेगा n-x और ये x बनेगा। तो NF क्या होगा बेटा? फाइनल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, दैट इज जो भी है यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स है, सबको ऐड करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और P को ऐड करोगे, यहाँ पर n इवेंचुअली आ जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2s कर दो ताकि कैंसिल ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स तुमने काउंट कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स। तो अब देखो
जो टाइम t इक्वल टू 0 को तुम बोलते हो इनिशियल टाइम, इनिशियल, ठीक है। इनिशियल टाइम पर क्या होगा, वेपर डेंसिटी इनिशियल, है ना। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल और नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा यहाँ पर, इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो वेपर डेंसिटी इनिशियल इज इक्वल टू 1/ni। तो अगर तुम प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, VTI इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय ni। ये तो क्लियर है ना यहाँ पर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर तुम फाइनल के लिए अप्लाई करोगे तो वेपर डेंसिटी फाइनल इज इक्वल, है ना, फाइनल प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स फाइनल। तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को हटा दो, वेपर डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स फाइनल, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। 1 और 2 को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 2 डिवाइड बाय 1 कर दो, 2 डिवाइड बाय 1 करो तो क्या मिलेगा बेटा, वेपर डेंसिटी फाइनल डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी इनिशियल, ठीक है। वेपर डेंसिटी फाइनल डिवाइड, या फिर तुम 1 डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने ऊपर कराया था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने वेपर डेंसिटी इनिशियल कराया था, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 2 मैंने किया था, 1 डिवाइड बाय 2। तो 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो वेपर डेंसिटी इनिशियल डिवाइड बाय वेपर डेंसिटी फाइनल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स फाइनल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल। ये होगा ना बेटा, यस। क्योंकि k से जो कांस्टेंट k है, k से k कैंसिल हो जाएगा, है ना। जब डिवाइड करोगे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट k है दोनों में सेम रहेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो समझ में आया बेटा, अस्मिता, Yes, समझ sir. में आया। हाँ सर इसके आगे d/d इज इक्वल्स टू कैपिटल M/स्मॉल m भी था ना एक। नहीं, उसको नहीं, मैंने उसको इरेज करा दिया था, वो उसका Okay, बस sir. जो वेपर डेंसिटी इनिशियल है उसी को कैपिटल डी लिख दिया था, और जो फाइनल डी था यहाँ पर जो स्मॉल डी था, इसको देखो, इसको कैपिटल डी लिख दिया था, इसको स्मॉल डी लिख दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। तुम अलग अलग सिंबल मत याद रखो, वेपर डेंसिटी इनिशियल, वेपर डेंसिटी फाइनल, बस यही याद रखो, ठीक है। ओके सर। इसी को अलग अलग फॉर्मेट में लिखकर उसको याद कराने के लिए। और किसी कोई डाउट है? सर वो वाली जो रिएक्शन है 3H2 प्लस N2 इज एन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, इसमें टोटल प्रेशर का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे? अच्छा, तो जो मैंने पहले दिन जो क्वेश्चन कराया था वही वाला। यस सर। ओके, तो N2 प्लस 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ ट्वाइस NH3, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर, नहीं सर, इसमें टोटल प्रेशर की एक्सप्रेशन जैसे वो लिखते हैं ना डाल्टन्स लॉ वाले से। ठीक है, डाल्टन्स लॉ वाले से लिख देता है हम। यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 पर इसका इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स a ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। इसका लिख लेते हैं, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना था, b लिख लेते हैं, इसका 0। टाइम t इक्वल टू t पर इसमें कुछ पार्ट रीड करेगा a माइनस x, है ना। यस सर। हाँ b फिर माइनस यहाँ पे क्या लिखोगे, b माइनस 3x, 3x, ठीक है। ये कितना बनेगा बेटा, 2x बनेगा। 2x। तो अब मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो, देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, NT a माइनस x प्लस b माइनस 3x प्लस 2x, ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा ना, सबको ऐड कर दोगे तो। यस सर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इतना आ गया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा a प्लस b, तो माइनस x माइनस 3x प्लस 2x तो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। a प्लस b माइनस 2x जगह टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो अगर तुम्हें kp लिखना हो, मान लेते हैं जो टोटल प्रेशर है कंटेनर का, जो टोटल प्रेशर है जिस कंटेनर में तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, इसका टोटल प्रेशर p है, या pt लिख दो यहाँ पर, टोटल प्रेशर pt है, ठीक है। तो यहाँ तुम डिफाइन कर सकते हो kp इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया स्क्वायर डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 क्यूब, है ना। तो Yes, kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय pt होल स्क्वायर डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाइड बाय pt, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर pt होल क्यूब। तो अब तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, निकाल लोगे मोल फ्रैक्शन? यस सर। हाँ ठीक है। और किसी कोई डाउट है? सर साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक बार फिर समझा दो। हाँ बेटा बोलो। तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम एक बार फिर समझा दो। इतना आराम से तुम बोलते सर, एक बार दोबारा बता दो, ये जो बीमारी है ना, ठीक है, देख लो दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, ठीक है।
दोबारा बेटा तुम वही पूछा करो, ठीक है, क्योंकि दोबारा में ना मुझे दोबारा बताना पड़ेगा। दोबारा मतलब दूसरा क्लास। देखो यहाँ पर एक वेसल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर एक रिएक्शन चल रहा है CaCO3। CaCO3 क्या बनाएगा, CaO प्लस CO2। दूसरा रिएक्शन क्या चला बेटा, CO2 प्लस कार्बन गिव्स ट्वाइस CO। ठीक है, दो रिएक्शन चल रहा है यहाँ पर। तो कैसे करोगे, तो जो इक्विलिब्रियम उसको लिखोगे यहाँ पर CaCO3 गिव्स CaO प्लस CO2, है ना। तो सबसे पहले जो तुम इक्वेशन लिखते हो उसका टाइम t इक्वल टू 0 लिखो। तो टाइम t इक्वल टू 0 पर जो CaCO3 है इसका मोल सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, इसका मोल्स A ले लो, ये दोनों 0 0 होगा। टाइम t इक्वल टू t पर इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा, मान लो इसमें से x पार्ट डिसोसिएट हो रहा है, x मोल डिसोसिएट हो गया तो A माइनस x होगा ना, और ये क्या होगा बेटा 0 प्लस x होगा, यहाँ पर 0 प्लस x करो तो x हो जाएगा। देखो एक जितना रिएक्ट कराओगे, देखो ध्यान से रिएक्शन को, जितना रिएक्ट कराओगे उतना CaO बनेगा। ठीक है, तो x पार्ट डिसोसिएट हो रहा तो यहाँ पर x बनेगा। ठीक है, CO2 के नीचे क्या लिखो पीयूष बताओ, यहाँ पे क्या लिखो इसके नीचे पीयूष के बताओगे तुम, x लिखोगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम लिखोगे, यहाँ पर नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है यहाँ पर CO2 प्लस कार्बन गिव्स ट्वाइस CO, है ना। तो यहाँ पर जो टाइम t इक्वल 0, जो यहाँ पर टाइम t इक्वल टू t या t इक्वल टू इक्विलिब्रियम जो तुमने लिखा है वही टाइम t इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम t इक्वल 0 पर CO2 कितना होगा बेटा, जो बन चुका है वही टाइम t इक्वल 0 पर यहाँ लिखोगे। तो कितना बन चुका है, अब x बन चुका है ना, x लिखोगे। वो तो साइमल्टेनियस चल रहा है ना, हाँ, तो तभी शुरू होना चाहिए। नहीं, तभी कैसे शुरू होगा, जब CO2 बनेगा तभी तो ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर CO2 बना ही नहीं तो कैसे ये रिएक्शन स्टार्ट होगा। अगर ये रिएक्शन लिखा हुआ है A प्लस बी गिव्स C, तो अगर A नहीं है तो क्या रिएक्शन हो पाएगा, C बनेगा नहीं ना। तो C बनने के लिए, सेकंड रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए A बनना जरूरी है, मतलब CO2 बनना जरूरी है। CO2 तब बनेगा जब फर्स्ट इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाए। ठीक है, तो यहाँ x मिल गया। ओके, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर x यहाँ पर लिखोगे x। ठीक है, और ये सॉलिड है, इसका मान लेते हैं b मोल्स दिया गया था टाइम t इक्वल टू 0 पर, सॉलिड है ये b, ये 0 होगा टाइम t इक्वल टू 0 पर। टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम टाइम, मान लेते हैं x में से y पार्ट डिसोसिएट हुआ, जितना ये डिसोसिएट होगा उतना b में से डिसोसिएट होगा, b माइनस y, और इसका डबल ये बनेगा CO। ठीक है, तो अब क्या करोगे इसके बाद जो कॉमन रिएजेंट है, कॉमन देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन CO2 है, जो भी कॉमन वाला पार्ट है उसका इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन सेम कर दोगे। ये ट्रिक है यहाँ पर, या फिर कॉन्सेप्ट है, जो भी समझो। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर कॉमन सब्सटेंस का कंसंट्रेशन सेम कर दो, तो x माइनस y यहाँ पर भी लिखोगे। ठीक है, क्योंकि कॉमन यहाँ पर क्या CO2 ही है तो है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस y है तो यहाँ पर भी x माइनस y होगा, बस खत्म। यही है, ये तुम्हारा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। ठीक बेटा, अब केपी वगैरह जो भी लगाना हो यहाँ पर लगाओ, केपी या केसी जो भी लगाना हो, चाहे केपी लगाओ चाहे केसी लगाओ। ठीक है, आपसे कोई डाउट है? सर मुझे एक चीज ये और पूछना है कि जैसे कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, तो फिर सर हम कहते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी या बैकवर्ड में, उसका मतलब नहीं, क्या है? फॉरवर्ड फेवर करेगा। अगर तुम प्रेशर अप्लाई किए हो, मान लो तुमने क्या किया, अगर रिएक्शन देखो, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है तो कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि वो तो दोनों तरफ चलेगा, जितना फॉरवर्ड जाएगा उतना बैकवर्ड जाएगा, A गिव्स B। ठीक है, तो लेकिन तुमने क्या किया, जब तुमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो वहां पे लिखा गया था कि प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एटसेट्रा विल बी कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ये सब चीजें कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, ये सब भी कांस्टेंट होना चाहिए। अब तुम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर रहे हो, अभी इक्विलिब्रियम पर है इस समय, है ना। जब तुम यहाँ पर चेंज करो, जब तुमने यहाँ पर मान लो तुमने कंसंट्रेशन, एक आप कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, अब तो ये इक्विलिब्रियम पर नहीं है ना। यस सर, है ना, तो अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, आगे समझ में आया। तो इस समय अभी रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाएगा इक्विलिब्रियम को स्टेब्लिश करने के लिए, दोबारा बनाने के लिए। ठीक और है किसी कोई डाउट है?
और किसी को कोई डाउट है? नहीं है, आगे बढ़े बेटा। आयनिक इक्विलिब्रियम पर चले। सर टेस्ट तो किस लेवल से चलते हैं? क्या टेस्ट भी है? कब है? बोलो बेटा बोलो। सर कल होगा तो नहीं, कल कोई टेस्ट वोस्ट नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल देखा करो, टाइम टेबल लिखा रहेगा। टाइम टेबल टेस्ट लिखा हुआ था बेटा इस वीक? नहीं ना? इस वीक लिखा गया है वीकली ऑफ, मतलब तुम लोग लगातार क्लासेस कर रहे हो और दशहरा है इसलिए वीकली ऑफ मिल गया, एक दिन के लिए रेस्ट मिल गया, ठीक है। तो एक दिन तुम आराम करोगे, नेक्स्ट वीक जो तुम्हारा है वो टेस्ट होगा, ठीक है बेटा। ओके, तो आगे चले। यस सर। चलो बहुत हो गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो तुम लोग क्लास के बाद रुककर पूछ सकते हो, ठीक बेटा। डाउट अगर है तो क्लास के बाद रुककर पूछोगे मुझसे। और हम लोगों को पढ़ना है आज आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम लास्ट क्लास में मैंने दिखा दिया था कि टॉपिक क्या क्या है जे एडवांस का, है ना। तो इसको मैं क्लोज कर दे रहा हूँ, जे एडवांस जो टॉपिक है, ठीक है, हटा दिया मैंने इसको, जे एडवांस। तो अब हम लोग पूरा पढ़ेंगे, जे एडवांस भी पढ़ेंगे, मेंस भी पढ़ेंगे, और जो तुम्हारा सीबीएसई उसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा है जे एडवांस, मेंस और सीबीएसई। तो काफी चीजें इसमें आसान है। पहला तो इंट्रोडक्शन यहाँ देख लो। मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकर्स इन अ सॉल्यूशन व्हेन a given substance is dissolved in the solvent like water. In an ionic solution, the substance is split into ions, whereas a molecular solution, the substance remain as such. ये सच है लिखा हुआ है, as such. Both the solution can be represented as. तो यहाँ देखो एक आयनिक कंपाउंड है XY, इस सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। उसको तुम सॉल्ट मान लो, नमक है ये, ठीक है। इसको तुम डिजॉल्व करो, एक्वस मतलब हो गया एक्वा, वाटर, ठीक है। वाटर तुमने डाल दिया तो एक्स वाई क्या होगा बेटा, वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जब एक्स वाई डिजॉल्व होता है तुम क्या लिखोगे इसको, एक्स वाई एक्वा, है ना। ये जो एक्स वाई है डिजॉल्व हो गया वाटर के साथ, इसके वाटर के कांटेक्ट में आ गया है, ठीक है। और फिर वाटर क्या करेगा, एक्स वाई को स्प्लिट करेगा, जो आयंस है आयंस में तोड़ देगा। तो क्या बनेगा बेटा, एक्स प्लस और वाई माइनस बनेगा। तो एक्स प्लस एक्वस और वाई माइनस एक्वस। तुमने ये इक्वेशन देखा होगा, NaCl है, ठीक है। NaCl सॉलिड होता है, जब NaCl को डिजॉल्व करते हो तो क्या बनेगा बेटा, Na प्लस प्लस Cl माइनस, है ना। ये सबने पढ़ा होगा क्लास 10th में। लेकिन ये होता कैसे है उसको यहाँ पर समझाया गया है। क्या होता है, जब NaCl तुमने लिया है, NaCl सॉलिड है, ये वाटर कांटेक्ट में नहीं, तुमने 1 चम्मच NaCl लिया, इसको वाटर में डाल दिया। अब जो NaCl है वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसको तुम बोलोगे NaCl एक्वस, ठीक है, NaCl एक्वस। अभी देखो यहाँ पर जो NaCl है वो अलग अलग सेपरेट नहीं हुआ, मतलब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, ठीक है। तुम लोग बताया था बेटा क्रिस्टल क्या होता है ना, याद आ रहा है तुम लोगों को। इस तरह से इनफाइनाइट चलता रहेगा, जाइंट स्ट्रक्चर बनता है क्रिस्टल का, मतलब ये क्रिस्टल के फॉर्म है, इसके चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है ये, ठीक है। तो तुम क्या बोलोगे, NaCl एक्वस, ठीक है। फिर क्या होगा, वाटर इस क्रिस्टल के अंदर घुस जाएगा, क्रिस्टल के अंदर घुसने के बाद वाटर क्या करेगा, Na प्लस और Cl माइनस को सेपरेट कर देगा, ठीक है। Na प्लस एक्वस बन जाएगा और Cl माइनस एक्वस बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो Na प्लस है, Na प्लस को चारों तरफ से वाटर ने सराउंड कर लिया, घेर लिया, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, Na प्लस एक्वस, और उसका जो Cl माइनस है, Cl माइनस के भी चारों तरफ वाटर होगा, ठीक है। इसको तुम लिखोगे Cl माइनस एक्वस, ओके। तो ये था आयनिक कंपाउंड। अगर आयनिक कंपाउंड है जिस तरह तुम बोलोगे, लिखोगे उसको। अगर मान लो तुमने यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस डाल दिया जो आयनिक कंपाउंड नहीं है, जो आयंस नहीं बना रहा हो, जैसे तुमने ऑयल ले लिया, एक ड्रॉप ऑयल ले लिया, ऑयल को वाटर में डालो,
ठीक है, डालकर खूब जोर से हिलाकर छोड़ दो तो क्या वो टूट जाएगा बेटा आयंस में? आयंस तो नहीं बनेगा वहां पर। जो ऑयल है, मान लो सब्सटेंस ए ऑयल है, ठीक है, ऑयल है जिसको तुमने वाटर में डाल दिया एक्वस, तो ये क्या होगा यहाँ पर? बस ऑयल के चारों तरफ वाटर रहेगा और ऑयल वाटर के ऊपर तैरेगा, है कि नहीं? जो ऑयल है वाटर के ऊपर तैरेगा, तो यहाँ पे तुम लिखोगे ए एक्वस, तो ये सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ, मतलब कि ये मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ऑयल, जो एक्स वाई है सॉलिड, ये मॉलिक्यूलर है, ये डिजॉल्व नहीं है, आयंस में ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। सर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या फर्क है? मॉलिक्यूल मतलब क्रिस्टल क्या होगा? जाइंट स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा, ए बी से चलता रहेगा, ठीक है। अब तुम मॉलिक्यूल की बात करोगे, H2O क्या बेटा? मॉलिक्यूल है, यहाँ पे देखोगे 1 2 3 एटम है ना, 3 एटम खत्म हो गया, एक तुम्हारा मॉलिक्यूल हो गया। तो HCl की बात करोगे तो एक H है, एक Cl है, तो एक मॉलिक्यूल हो गया। अगर तुम क्रिस्टल की बात करोगे तो क्रिस्टल में कितने हो गए होगा बेटा? एक साथ ढेर सारे एटम यहाँ पर सराउंडेड होगा, यहाँ पर ना बहुत सारा यहाँ पर NaCl इस तरह से डली के फॉर्म में होगा, है ना, ये तुम्हारा NaCl होगा, क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। तो क्रिस्टल ये होता है, मॉलिक्यूलर मतलब इस तरह से होगा, ठीक है। यस सर। तो ये डिफरेंस है मॉलिक्यूल और क्रिस्टल, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया बेटा? इस तरह से ये डिजॉल्व होता है, बस ये यहाँ पर डिजॉल्यूशन प्रोसेस लिखा, किस तरह से डिजॉल्व होगा, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो किस तरह से तुम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हो, डिफाइन करते हो। तो मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा, बता सकते हो? ऐसा सब्सटेंस जिसका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करा पा रहा है तो उसको तुम बोलोगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ओके। यहाँ लिखा हुआ है those substance whose aqueous solution are molten form can conduct electricity, they are further classified into, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो दूसरा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्वेश्चन नीचे लिखा हुआ है छोटा सा, है ना। those substance whose aqueous solution are molten form does not conduct electricity to any extent, they are bad conductor of electricity. For example, aqueous solution of sugar, urea, etc. do not conduct electricity. तो जो इलेक्ट्रोलाइट बेटा, इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो वाटर में या सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। यहाँ तक नीचे लिखा हुआ है ना, those substance whose aqueous solution are molten form conduct electricity to a greater extent, they almost completely ionized in water. For example, NaCl, H2SO4, HCl, NaOH, ammonium chloride. Since a strong electrolyte completely ionized in aqueous solution, so their ionization is represented as, ठीक है। तो यहाँ पर तुम क्या लिखोगे? एक सिंगल एरो लिखोगे यहाँ पर, जो सिंगल एरो लिख रहे हो क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। अगर कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऊपर क्या लिखते हो? यहाँ पर इक्विलिब्रियम लगाते थे, है ना। तो HCl क्या होगा? HCl को वाटर में डालोगे कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं होगा, ये तुरंत ही H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। याद रखो एरो का डायरेक्शन, ठीक है। ये क्या है? आयनाइजेशन ऑफ HCl है। उसी तरह से आयनाइजेशन ऑफ H2SO4, आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, आयनाइजेशन ऑफ NaCl को नीचे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे तुम्हें लिखना हो आयनाइजेशन ऑफ NaCl, तो NaCl कैसे आयनाइज करोगे? NaCl क्या होगा बेटा? NaCl सॉलिड है ना। जब इसको आयनाइज करोगे, एक्वस लिख दो, मतलब वाटर, जब इसको आयनाइज करोगे तो क्या बनेगा? Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो यहाँ पर इस तरह से एरो बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पर इस तरह से डबल हेडेड एरो नहीं लगा हुआ है ना बेटा, यहाँ पर सिंगल एरो लगेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन वाला।
वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होगा और वीकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा और यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। ठीक है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट देखो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम का साइन आ गया है ना। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्टेब्लिश होगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट होगा और यहाँ पर कोई इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको नोट कर लो। नोट कर लेना, मुझे बता देना। हो गया? चलो आगे चलते हैं। आगे और पढ़ना है। हाँ बेटा बोलो। चलो आगे देखते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। स्क्रीनशॉट लेना है। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, कंप्लीट आ जाए। ठीक है, ले लो। जिसको भी डाउट है बेटा क्लास में तुरंत पूछा करो, तुरंत क्लियर कर लिया करो। ठीक है, और वैसे भी इसका रिकॉर्डेड वीडियो है, रिकॉर्ड हो रहा है, शाम तक अपलोड हो जाएगा। जिसको भी डाउट हो तो वहाँ पर क्लियर कर लोगे। अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब कोशिश किया करो क्लास का क्लास में ही निपट लो। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, तो ये तुम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले, है ना। तुम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे डिफाइन करोगे? तो यहाँ लिखा हुआ इट मे बी डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल व्हिच डिसोसिएट इनटू आयंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड एज आयंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व्ड। ठीक है, तो टोटल का कितना फ्रैक्शन डिसोसिएट हुआ, तो वही तो होगा बेटा, है ना। और टोटल तुमने यहाँ पर n लिया, n में से केवल x से ही डिसोसिएट हो रहा, तो ये जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, ये टोटल में से कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है वो होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। तो ये इसका फॉर्मूला दिया गया है, बना दिया गया है। वैसे तुम्हें पहले से मालूम है कि कितना पार्ट डिसोसिएट हो रहा है टोटल का, उसी को बोलते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एंड इट इज अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड। कितना तुमने डाला, है ना, कितना तुमने मोल्स वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें से कितना पार्ट डिसोसिएट हुआ, उसी को तुम बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है बेटा, ओके। तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मान लेते हैं एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर तुम वाटर में डालोगे तो क्या होगा? तुरंत ही डिजॉल्व हो जाएगा, है कि नहीं, है ना। तो यहाँ देखो, तो मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऐसा मैं स्पेस ले लूँ। तो जो फर्स्ट फैक्टर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप होगा बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये सही लेना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने डिफाइन किया है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, जितना तुम लोगे वो पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, है कि नहीं। तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा बेटा? इनिशियल तुमने कितना लिया? तुमने n मोल लिया, है ना, और n मोल में से n मोल डिसोसिएट हो जाएगा। जितना तुम लिया उसका पूरा का पूरा पार्ट डिसोसिएट हो गया, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो जितना तुम लोगे उसका कुछ पार्ट कम होगा, है ना। तो यहाँ पर तुमने n मोल लिया, n मोल में से केवल x मोल डिसोसिएट हुआ, है ना। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 से कम होगा, है ना बेटा। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 से कम होगा, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जा रहा है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1। ठीक है, लिख सकते हो यहाँ पर फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज इक्वल टू 1 और वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज लेस देन 1। ठीक है, अगर मान लो तुम्हारे पास 2-3 इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट 1 यहाँ पर दिया गया है, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। अब पूछ दिया व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ए बी सी। तुम कंपेयर करोगे यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसका अल्फा ए है, अल्फा बी है और अल्फा सी है। ठीक है, इफ अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा सी, तो कौन सा स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा वीकर इलेक्ट्रोलाइट, तुम बता सकते हो बेटा? जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोलाइट होगा, ज्यादा पार्ट डिसोसिएट होगा। जिसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, वो वीकली डिसोसिएट होगा, है ना? ठीक है, समझ आ रहा बेटा? यस सर। हाँ, तो यस सर। अगर क्वेश्चन इस तरह एग्जाम में दे दे, है ना, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो इस तरह से कंपेयर कर सकते हो। जिसका अल्फा वैल्यू ज्यादा होगा उसका स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा। ओके, यस सर। तो ठीक है, ये तुम्हें लिखना है यहाँ पर, तो नोट कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आगे चले बेटा, सेकंड पॉइंट है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो सॉल्वेंट का भी कुछ रोल होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। तो सॉल्वेंट, तुमने कई टाइप का सॉल्वेंट पढ़ा होगा। सॉल्वेंट तुम्हारा क्या होता है? वाटर हो सकता है ना, वाटर H2O। तो वाटर को बोलते हैं एक्वस सॉल्वेंट। ये क्या है बेटा? एक्वस। ठीक है, एक्वस हो गया। और ये क्या बेटा? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, है ना, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। दूसरा तुम ले लिया बेंजीन। बेंजीन जानते ही होगा तुम, बेंजीन, है ना? तो बेंजीन क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इस तरह ऑयल ले लो, कोई भी ऑयल ले लो, ऑयल में वो लिक्विड होता है, लिक्विड सिस्टम एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो ऑयल भी क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। ठीक है सर, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का क्या मतलब है? ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बन होगा, है ना? इससे बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। ये क्या है बेटा? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। क्लास 10 पढ़ा था बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, याद आ रहा है क्लास 10 वाला? तो मीथेन क्या होता है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना? अच्छा सर, जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक। सिंपली अगर कार्बन है तो CO2 क्या बेटा? CO2 कार्बन है ना? तो क्या CO2 ऑर्गेनिक होगा? नहीं ना। तो कुछ क्लासिफिकेशन याद रखो, बताया जाएगा बाद में, कि मोस्टली फिलहाल तुम याद रखो कि अगर कार्बन हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, कार्बन साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस साथ कार्बन बॉन्ड बनाया हुआ है, तो तुम क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। अगर कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस से बॉन्ड बनाएगा तो उसको तुम बोलोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक हो गया, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया। और ऊपर वाला क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो तुमने ये भी पढ़ा होगा बेटा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, पढ़ा था कि नहीं? अगर ऑर्गेनिक सॉल्यूट है तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। जैसे तुमने NaCl लिया, NaCl किसमें ज्यादा डिजॉल्व हो बेटा? NaCl को तुमने एक बार डाला वाटर में, तुमने NaCl सॉल्ट लिया, NaCl को सेम सॉल्यूट को तुम ऐड कर रहे हो वाटर में, और सेम NaCl को ऑयल में डिप करो, तो NaCl किसमें डिजॉल्व होगा? वाटर में, वाटर में, है ना? तो एक दूसरा फैक्टर क्या है बेटा? सॉल्वेंट है। ठीक है, तो अगर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, और ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा, और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में डिजॉल्व होता है। ओके, यस सर। ठीक है, और अगर तुमने NaCl को वाटर में डाला, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो गया, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू क्या होगा बेटा? 1 होगा कि नहीं? 1। अगर तुमने NaCl को बेंजीन में डाला या ऑयल में डाला, तो पूरा पूरा डिजॉल्व नहीं होगा, अल्फा का वैल्यू 1 से कम होगा, है ना? इसका मतलब जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट भी इफेक्ट डाल रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। ठीक है, तो इसको नोट कर सकते हो।
ठीक है, लाइक डिजॉल्व से लिख लेना यहाँ पर, लाइक डिजॉल्व्स, लाइक डिजॉल्व, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब लिख सकते हो यहाँ पर ऑर्गेनिक सॉल्यूट और सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड इनऑर्गेनिक, लिख सकते हो यहाँ पर इनऑर्गेनिक सॉल्यूट आर मोर सॉल्युबल इन इनऑर्गेनिक। ठीक है, इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो इसको तुम नोट कर सकते हो बेटा, तो ये याद रहेगा तुम्हें इसका मतलब क्या हुआ है ना। यस सर, नोट कर ले तो आगे बढ़े। यस सर। सबको समझ आ गया बेटा ये वाला पॉइंट, सेकंड पॉइंट सबको समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर। ठीक है, तुम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर लो, एक चम्मच वाटर लो, एक पेन ले लो बेटा, है ना, ये पेन है, इसमें तुमने थोड़ा सा वाटर डाल दिया इतना सा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, 1 कप शुगर डाल दो, डालो यहाँ पर, डिजॉल्व करने की कोशिश करो, क्या डिजॉल्व होगा, तुमने थोड़ा सा वाटर लिया, ठीक है, और 1 कप यहाँ पर शुगर डाल दिया, और तुम यहाँ पर चम्मच से इसको हिला रहे हो। ठीक है, तुम इसको हिलाओ, स्टर करो इसको, तो क्या डिजॉल्व होगा बेटा शुगर? नो सर, नहीं डिजॉल्व होगा। अब इसी पेन को, उतना ही वाटर है, ठीक है, उतना ही वाटर उतना ही शुगर है, तो उठाओ इसको पेन को और चढ़ा दो आग पर। ठीक है, इसको आग के ऊपर रख दो। ठीक है बेटा, अब देखो क्या होता है, जब इसको हीट करो, गर्म करोगे तो क्या होगा, धीमे धीमे जो शुगर है धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, बस उतना ही वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, देखा होगा तुमने? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो जो सॉल्यूट है वो डिजॉल्व हो जा रहा है ना। ठीक है, यस सर। अगर तुमने NaCl की बात कर लेते हैं, NaCl तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें तुमने NaCl डाला, थोड़ा सा NaCl लिया, NaCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, मानते हो कि नहीं? NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा। तुमने थोड़ा सा वाटर डाला और NaCl डालो, डिजॉल्व नहीं होगा, है कि नहीं? ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा? उसी तरह मैंने आप शुगर का एग्जांपल लिया, अगर तुम्हें इसको डिजॉल्व करना है, तुम यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जो डिजॉल्व नहीं हो रहा है, वो डिजॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब जो थर्ड फैक्टर है वो टेम्परेचर है। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आल्सो इंक्रीजेस, लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस। ठीक है, नोट कर लो इसको। इसमें किसी कोई डाउट नहीं है ना बेटा? ओ सर। आगे चलते हैं, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। तो अभी मैंने ऊपर बताया था एग्जांपल, तुमने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में तुमने थोड़ा सा वाटर डाला, उसमें तुमने 2 चम्मच यहाँ पर NaCl को डाल दिया। ठीक है, 2 स्पून NaCl तुमने यहाँ पे डाला, ये NaCl है वो 2 स्पून डाल दिया, थोड़ा सा वाटर है यहाँ पर, हाफ स्पून वाटर है, NaCl डाल दिया, तो उसको स्टर करो, हिलाओ इसको, क्या डिजॉल्व होगा? नहीं डिजॉल्व होगा, नहीं ना होगा बेटा डिजॉल्व। यस सर। अब यहाँ पर वाटर और ऐड करो, वाटर डालो यहाँ पर, वाटर डालते जाओ यहाँ पर, तो क्या होगा? सर डिजॉल्व हो जाएगा। डिजॉल्व हो जाएगा। मतलब डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर, उसको डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर या कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। ठीक है, जो अल्फा वैल्यू है, अल्फा वैल्यू इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, यानी लिख सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पर? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, नोट कर लिया? तो अब देखो बेटा, इसमें 2 चीजें और पढ़ना नो है। सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
नोट कर लो बेटा। यस सर, कर नोट। लिया। आगे हम लोग पढ़ना है यहाँ पर इसी में डाइल्यूशन और कंजर्वेशन टर्म्स में ही हम लोग पढ़ना है ना, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ठीक है, तो हम लोगों ने इसका जो रिजल्ट पहले जानते हैं, अल्फा इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, लेकिन जो ओस्टवाल्ड इसको प्रूव किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से डिग्री ऑफ डाइल्यूशन अल्फा का वैल्यू इंक्रीज होता है ऑन डाइल्यूशन। यहाँ लिखा हुआ है it is the law of mass action as applied to weak electrolyte like CH3COOH, NH4OH and HCl। ठीक है, तो अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का 3 एग्जांपल दिया गया है, एसिटिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड, HCN दिया गया है। ठीक है, HCN को बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कुछ लोग मालूम नहीं होता HCN क्या है, HCN को HCl समझ लेते हैं कि HCl है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जबकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, HCN है। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखो करना क्या होता है यहाँ पर, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया, चाहे ये वाला दिया हो, चाहे ये वाला दिया हो, चाहे ये वाला दिया हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तुम AB के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इसमें A क्या है, कटायन है, B क्या है, अनायन है, लिख सकते हो कि नहीं बेटा, इस तरह से। यस सर। ठीक है, तो अगर इस तरह से लिख सकते हो यहाँ पर, तो ये आयनाइज होगा, AB एक्वस है ना, ये आयनाइज होगा, आयनाइज होने पर क्या बनाएगा, A एक्वस, ये पॉजिटिव है, और B माइनस एक्वस, ये इस तरह से लिख सकते हैं बेटा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ एसिटिक एसिड का, CH3COH, इसको क्या लिखोगे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, ये एक्वस होगा, ये भी एक्वस होगा, और ये भी एक्वस होगा। याद रखो तुमने वाटर में डाल दिया CH3COH को। उस तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिख सकते हो बेटा, NH4OH को भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखोगे, जब तुम वाटर में डालो बेटा क्या बनाएगा, NH4 प्लस एक्वस, और क्या बनाएगा बेटा, OH माइनस एक्वस। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, जो पॉजिटिव वाला है ये A मान लो, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला वो A है, जो नेगेटिव वाला वो क्या है, B है। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को तुम AB के फॉर्म में लिखते हो, A और B के फॉर्म में, तो मैंने AB लिख दिया, इलेक्ट्रोलाइट AB है। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट नहीं है। तो अब देखो तुमने क्या किया, जो AB इलेक्ट्रोलाइट है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन लिखा, टाइम t इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो AB का दिया गया है C0। C0 क्या है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन। 0 क्यों लगा है यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में, ताकि तुम्हें मालूम रहे ये 0 टाइम का है, 0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन है, डिसोसिएट होने के पहले का है। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा। और ये दोनों क्या होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पर 0 0 होगा, टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर क्या लिखूं मैं यहाँ पर, C0 माइनस अल्फा टर्म लिखते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा के टर्म्स में लिखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दिया गया है, तो C0 माइनस C0 अल्फा लिखोगे, ये क्या हो जाएगा, C0 अल्फा होगा, ये भी C0 अल्फा होगा ना, C0 अल्फा C0 अल्फा लिख लिया। ठीक है, अब इसका तुम लिखोगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। अब ये आयनाइजेशन बेटा, आयनाइज हो रहा है या डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पर, तो इसको कहीं कहीं पर KD लिखा रहता है, KD मतलब डिसोसिएशन हो रहा है AB का। ठीक है, AC है ये, लेकिन इसका यहाँ पर सब्सक्रिप्ट C को हटाकर D लिख दिया, तो सब्सक्रिप्ट पर नहीं जाना, चाहे KD लिखा हो चाहे KC लिखा, कुछ भी हो, हम उसको क्या लिखेंगे, फिलहाल के लिए K लिखेंगे। तो क्या है बेटा, K यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, तो इसको क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ A प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन ऑफ B माइनस एक्वस, ठीक है, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB एक्वस। ठीक है, इसमें किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है ना।
तो CO का मतलब C0 मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके सर। तो ये लिख लिया बेटा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख देते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K इज इक्वल टू C0 अल्फा, देखो यहाँ पर C0 अल्फा है, इसको मैंने रख दिया, मल्टीप्लाइड बाई क्या लिखो यहाँ पर C0 अल्फा लिखो ना, डिवाइड बाई क्या लिखो यहाँ पर नीचे C0 माइनस C0 अल्फा। ठीक है, तो अब यहाँ पर यहाँ पर देखोगे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा C0 अल्फा स्क्वायर, नीचे से C0 कॉमन कर लो तो क्या हो जाएगा C0 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये होगा। तो एक C0 से एक C0 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा K इक्वल टू C0 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। आ रहा बेटा ये? तो यहाँ पर अल्फा के टर्म्स में तुमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख लिया है। ये क्या बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट इज इक्वल टू अल्फा। अब यहाँ पर एक अप्रोक्सीमेशन यूज करोगे। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन क्या है? यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा का वैल्यू कम होता है। ठीक है, सिंस अल्फा इज स्मॉलर देन 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट मालूम है ना बेटा, 1 से कम होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस सर। है ना, तो अल्फा इज लेस देन 1 भी कर सकते हैं बेटा। अगर बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो अल्फा का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा 1 से, है ना। हेंस वी कैन नेगलेक्ट अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो 1 के रिस्पेक्ट में जो अल्फा को नेग्लेक्ट कर सकते हो, है ना। जो अल्फा ये है, इस अल्फा को तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ क्या लिखोगे K इज इक्वल टू C0 अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई 1। तो तुमने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ पर, है ना। ठीक है, तुमने अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया, अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर किसी कोई डाउट पूछ सकता है? यहाँ पर इसमें कोई डाउट है किसी को? अगर अल्फा को रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब तो वो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। अल्फा को रिजेक्ट नहीं किया बेटा, अल्फा को नेग्लेक्ट किया। देखो यहाँ पे जो अल्फा मैं यहाँ रखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू 0.0001 कर दिया। ठीक है, अल्फा वैल्यू क्या बेटा 0.001। तो अब यहाँ पे क्या लिखना बेटा 1 माइनस अल्फा लिखना है बेटा। 1 माइनस अल्फा करो तो 1 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा 1 माइनस 0.0001। तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा 0.9989। ये आएगा कि नहीं? एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 है कि नहीं? अच्छा यस सर। हाँ, तुमने अल्फा को यहाँ पर हटाया नहीं है, अल्फा का वैल्यू कम है एज कंपेयर टू 1, अल्फा का वैल्यू तुमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, तो जो वैल्यू यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 1 ही होगा। ओके, तो अब यहाँ से तुम इसको अल्फा के लिए सॉल्व करो। तो अगर तुम इसको अल्फा के लिए सॉल्व करोगे देन अल्फा इज इक्वल टू KC या K डिवाइड बाई C0 स्क्वायर रूट, ये होगा। यस सर। ठीक है, तो अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K डिवाइड बाई C0। तो C0 क्या है बेटा? कंसंट्रेशन है कि नहीं? C0 कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इन मोलरिटी होता है ना बेटा, मोलरिटी। ठीक है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB डिवाइड बाई वॉल्यूम, ये तो होगा। तो C0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB डिवाइड बाई वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम के टर्म्स पर देते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये आएगा कि नहीं? यस सर।
ठीक है, जो C0 का वैल्यू तुमने यहाँ रख दिया, ठीक है, तो ये आ गया। तो यहाँ से मिलेगा अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। ये आ रहा है कि नहीं? देखो ये आएगा कि नहीं? देखो जो फर्स्ट टर्म यहाँ पर है के क्या है? कांस्टेंट है। नंबर ऑफ मोल्स को तुमने छेड़छाड़ नहीं किया, नंबर ऑफ मोल्स वैसे ही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को तुमने चेंज नहीं किया, ठीक बेटा। तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वॉल्यूम, और यहीं से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा, स्टेटमेंट ऑफ ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जो ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है यहीं से स्टार्ट होता है ये, ठीक है बेटा। तो जो स्टेटमेंट है यहाँ पे मैं ओपन कर दे रहा हूं, 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन, दिस इज कॉल्ड ओस्टवाल्ड लॉ, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, हाईलाइटर में दूसरा चेंज कर रहा हूँ, कौन सा हाईलाइटर सही रहेगा, ये वाला ले लो। तो मैं ऊपर छोटा कर दे रहा हूँ उसको, पूरा नोट कर लोगे। ये कुछ ज्यादा छोटा हो गया, दिख रहा है बेटा सबको? यस सर। नोट कर लेना, नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, बोल देना मुझे, हो जाए तो बोल देना। डन सर। जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट को नोट कर लो यहाँ पर, ये नीचे वाला स्टेटमेंट, 10 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। तो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन, इसका मतलब तुम डाइल्यूशन को इंक्रीज करोगे, वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, है ना, जो वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे, है ना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये मैंने ऊपर लिखवाया था, देखो ऊपर क्या लिखवाया था यहाँ पर, अल्फा इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, अगर तुम वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट रिलेशन तुम्हें मिल गया कि कितना इंक्रीज होगा, तो वो इस रिलेशन से मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के NAV मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, और इसी को ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ बोलते हैं। और बेटा ये किसके लिए एप्लीकेबल है? दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तुमने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है ना, और ये अप्रोक्सीमेशन ट्रू कब होल्ड होगा बेटा? जब अल्फा का वैल्यू है ना लेस देन 1 हो, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन तुमने यूज किया। अगर अल्फा का वैल्यू 1 से बहुत कम हो तभी ये ट्रू होगा यहाँ पर, तभी तुम अल्फा को नेगलेक्ट कर पाओगे। अगर मान लो अल्फा का वैल्यू अल्फा इज इक्वल टू 0.5 हो जाए, अल्फा का वैल्यू अभी भी 1 से कम है ना, लेकिन यू कैन नॉट नेगलेक्ट 0.5 विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि ये 1 का 50% है। 1 माइनस 0.5 करोगे तो कितना आएगा बेटा? 0.5, एंड यू कैन नॉट नेगलेक्ट 0.5 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। तो अल्फा का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होना चाहिए, ठीक बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में आगे मिलेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है यहाँ पर टाइप भी हुआ है, तुम देखोगे यहाँ पर डेरिवेशन ये टाइप किया हुआ है, दोनों मतलब सेम ही है, उसको मैं क्लोज करता हूँ दोनों मतलब, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में लोग देखेंगे लास्ट फैक्टर, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट को लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और तुम लोग क्वेश्चन करके आना, जो डाउट है हमसे पूछ लेना, जिसको बेटा डाउट है वो रहेंगे। सौमिल तुम्हारा डाउट था ना? क्लियर हो गया, सब क्लियर हो गया डाउट? ग्राफ वाला क्लियर हुआ? सर मैं ग्राफ वाला नहीं हुआ। अच्छा, और बाकी सब? सर बाकी सब हो गया। बाकी सब हो गया। बाकी लोग जा सकते बेटा, ग्राफ वाला मैंने कल कोशिश किया था, देखते हैं यहाँ पर, देखो क्या होता है ना, मैं इसी कर दे रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। बाकी लोग जा सकते हो, जिसको डाउट है वही रहेंगे, जिसको डाउट नहीं है वो जा सकते हो। एंटाइटल्ड पेज में करता हूँ।
यहाँ पर अगर तुम इक्वेशन बनाना चाहोगे ना यहाँ पर, क्योंकि जो तुम्हारा ग्राफ है वो है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो du है, du इज इक्वल टू dq प्लस dw होगा, ठीक है, du प्लस dw। तो यहाँ पर जो q है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 होगा, तो यहाँ तुम्हें मिलेगा, अगर तुम इसको डेल्टा फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, डेल्टा, तो डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा w होगा। यहाँ से वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है बेटा P1V1 माइनस P2V2 डिवाइड बाई 1 माइनस गामा, ये होता है ना बेटा वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। और डेल्टा यू डेल्टा एच में रिलेशन क्या होता है बेटा, जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, अगर तुम इसकी बात करोगे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, यू प्लस पीवी, है ना। डेल्टा लगाओ तो यहाँ भी डेल्टा लगा दो, सो डेल्टा यू मतलब डेल्टा ऑफ यू प्लस पीवी, है ना। तो सॉरी यू प्लस पीवी में बोल रहा हूँ, डेल्टा यू का वैल्यू रखना है यहाँ पर, तो डेल्टा यू क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा एच माइनस पीवी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा ऑफ पीवी ये हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा पीवी मतलब हो गया P1V1 माइनस P2V2, तो डेल्टा एच माइनस P1V1 माइनस P2V2, ठीक है, या कुछ उल्टा को नहीं बोलते, P2V2 माइनस P1 जो भी है देख लेना। तो डेल्टा P2, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा तुमने P1V1 माइनस P2V2 लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे P1V1 माइनस P2V2 कर दिया, ठीक है। तो P1V1 माइनस P2V2 यही सेम रहेगा यहाँ पर। तो डेल्टा एच को सॉल्व करोगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू, इसको इस साइड ले आओगे तो 1 बाई गामा 1 माइनस गामा 1 बाई 1 माइनस गामा P1V1 माइनस P2V2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस P1V1 माइनस P2V2। आइडियल गैस इक्वेशन बोला बेटा, तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए P1V1 PV इक्वल टू NRT यूज कर सकते हैं बेटा, PV इक्वल टू NRT, ठीक है। तो NR तो कांस्टेंट है, यहाँ पर T1 लगा दोगे, तो P1V1 इज इक्वल टू NRT1, तो NR पूरा की जगह से कॉमन कर लो, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर NR 1 माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा T1 माइनस T2, और यहाँ पे क्या होगा बेटा NR, ये क्या होगा बेटा T1 माइनस T2, ये देख लेना T2 या T2 माइनस T1 या T1 माइनस T2 देख लेना एक बार, ठीक है। तो अब तुम्हें यहाँ पर रिलेशन मिल गया, देखो T1 T2 में एक रिलेशन, यहाँ पर T1 T2 कॉमन कर लो, सो डेल्टा H इज इक्वल टू T1 माइनस T2 तुम्हारा डेल्टा T हो जाएगा, ये डेल्टा T है ना, डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा NR डिवाइड बाई 1 माइनस गामा प्लस 1, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब देखोगे जो तुम्हारा इक्वेशन था उसमें H भी इंक्रीज हो रहा था और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा था, है ना, इस तरह देखो। तो यहाँ पर तुम T1 ले रहे हो, यहाँ पर X ये है, ये Y है, तो X से अगर Y में जा रहे हो तो X से Y में देखो, जो टेम्परेचर यहाँ पर T1 था, T1 से यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा बेटा T2 हो गया, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, साथ में जो एंथैल्पी है, एंथैल्पी भी H1 से H2 में इंक्रीज हो रहा है, एंथैल्पी भी इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर ये भी इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड टर्म है ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि गामा का वैल्यू क्या होगा, है ना, यहाँ पर देखोगे गामा का वैल्यू जैसे निकालोगे, ठीक है, पॉजिटिव, क्योंकि इसमें यहाँ पर 1 ऐड किया है, तो पूरा टर्म पॉजिटिव होगा, है ना। तो ये एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए ट्रू हो रहा है, ठीक है, जो टर्म ये आ रहा है ये एडियाबैटिक इक्वेशन के लिए ट्रू आ रहा है। सर लेकिन उसमें तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का दे रहा था। हाँ, तो ये कम, यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यहाँ पर तुम्हें देखना सर मैंने भी किया था ट्राई। हाँ, तो तुम्हारा क्या है, तुम बताओ। सर कंप्रेशन आ रहा है। हाँ, कंप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने क्या लिया, वॉल्यूम को डिक्रीज करा, P2 माइनस में जो तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है वो कम है। यहाँ तुम देखो जो साइन यहाँ पर आएगा ना, पॉजिटिव निगेटिव देखोगे, तो यहाँ जो साइन है तुम्हें पॉजिटिव लेना होगा, या तुम्हारा फाइनल जो तुम देखोगे जो वॉल्यूम है P1V1 तुम करोगे, यहाँ पर जो फाइनल वॉल्यूम है V2, ठीक है, V2 क्या होगा, V2 लेस देन स्मॉलर देन V1, यहाँ पे करोगे तभी ये पॉजिटिव आएगा, नहीं तो ये नेगेटिव आ जाएगा सेकंड टर्म, यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ऐसे किया था ना कि इस जो ग्राफ है इसका स्लोप क्या है, dh/dt, और dh/dt, यस सर, और dh/dt होता है NCP। अगर हम कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से n को 1 ले लेते हैं तो CP होता है R गामा अपॉन गामा -1, तो स्लोप और गामा में रिलेशन आ गया। अब
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए टी वी गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो आ जाएगा टी डी टी वी की पावर गामा माइनस वन प्लस गामा माइनस वन इंटू टी वी की पावर गामा माइनस टू। यहाँ से वी की पावर गामा अपॉन वी को कैंसिल कर देंगे, तो वी डी टी प्लस टी इंटू गामा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब गामा माइनस वन को वहां से लिख लेते हैं, गामा माइनस वन को लिख लेंगे आर गामा डी टी अपॉन डी एच, डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा वी डी एच प्लस टी आर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे आर गामा तो कांस्टेंट है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी वहां पे वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जो वी डी एच है वो कांस्टेंट है, और वी डी एच कांस्टेंट है, इसका मतलब एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब इंथैल्पी बढ़ेगी तो वॉल्यूम घटेगी, कंप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है सौमिल? तो इसको हाँ इससे ले लेना। किसने बोला था बेटा? जो कौन बोल रहा था? जतिन? कुणाल था। कुणाल तुम इसको सोल्यूशन दे देना, सौमिल को बता देना, ठीक है? जो सोल्यूशन है सौमिल को बता देना, ठीक है बेटा? और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके गुड।